नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का HRTIS के चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, कल का जो सेशन था हमारा, कल की जो पहली क्लास थी आपकी एनवायरनमेंट की, ठीक है? तो उसमें हमने आपको बताया था कि दरअसल जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, वो क्या होता है, ठीक? और थोड़ा-सा हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो आज डिटेल क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है और आज का जो सेकंड जो टॉपिक है वो है आपका इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। उसके पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरी सूचना ये है कि आपको इस चैनल के माध्यम से UPPCS 2024 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, इसके साथ साथ में जो आपका अभी RO-AR का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका दिसंबर में, इन दोनों की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही हैं। ठीक है, एक लेक्चर हो चुका है, आज मैं ये सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ और फिर एक एक करके आपकी क्लास सारी ली जाएंगी। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जितनी भी क्लासेस आपकी GS की सारी सारी। और बाकी करंट अफेयर्स तो आप लोग को पता ही होगा कि मॉर्निंग में जो है करंट अफेयर्स की क्लास आपकी चलती है। सुबह आपका करंट अफेयर्स अपडेट हो जाता है, ठीक, एक्यूरेट करंट अफेयर्स रहता है, अननेसेसरी कोई चीज़ें उसमें नहीं रहती हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। अब आज बात करते हैं आज की क्लास के ऊपर कि आज का जो लेक्चर है वो क्या है। तो पहला टॉपिक है हमारा है इकोलॉजी, ठीक। इकोलॉजी, सबसे पहले तो प्रश्न इसमें यही बनता है कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब किया था? 1869 में, यानी कि 1869 में किया था। तो ये प्रश्न आपके एक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये आपको ये शब्द अर्नेस्ट हैकल 1869 याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। आइए अब इसके डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी परिभाषा जो बनेगी वो क्या बनेगी। तो परिभाषा के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण उसका, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर संबंध होगा, यानी कि जो इनके बीच का जो इंटर रिलेशन होगा, इसी के अध्ययन को हम दरअसल इकोलॉजी यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी बोल देंगे। यानी समस्त जीवों के अंदर कौन कौन से आएंगे? आपके दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा आपका बायोटिक कंपोनेंट और एक आएगा अबायोटिक कंपोनेंट। तो सभी यानी कि सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स, इसके साथ साथ में जो अन्य चीज़ें होंगी उनके जितने भी जो समस्त जो जीव होंगे उनका उनके जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट होगा, जो यानी कि जो भौतिक पर्यावरण होगा, उनके बीच के संबंधों के ज्ञान को ही, ठीक है, उनके अध्ययन को ही हम बोलेंगे आपका पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो ये एक हो गया आपका डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न में बनेगा कि इकोसिस्टम यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। कब किया था? 1935 यानी कि 1935 में किया था। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आपकी पूछा जा चुका है प्रारंभिक परीक्षा के। तो आप लोगों को याद रखना है कि एजी टांसले ने 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। आइए इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि जीवमंडल के सभी संगठक यानी कि बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर मैंने आपको बताया था कल कि बायोस्फीयर के अंदर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर अंतर्गत आपका जो जैवमंडल होगा, जो आपका स्थलमंडल होगा, और जो आपका स्थलमंडल के साथ साथ में जो जलमंडल होगा और जो वायुमंडल होगा, ये तीनों चीज़ें इसके अंतर्गत जीवमंडल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इनके सभी संगठक के जो समूह होंगे, इनकी जो आपस की जो पारस्परिक क्रिया होगी यानी कि जो इनका रिलेशन होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। यानी कि जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर के सभी संगठक यानी कि उसके जितने घटक होते हैं के समूह जो पारस्परिक क्रिया करते हैं, जो आपस में कोरिलेट करते हैं, जो जो उनका रिएक्शंस होता है इसमें, उन्हीं को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो बायोटिक प्लस अबायोटिक, ठीक है, इनके बीच जो क्रिया होती है, जो इनके बीच जो रिएक्शन होंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। क्योंकि बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट से इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं वो दरअसल कौन कौन से घटक होते हैं इसके, ठीक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो दरअसल इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट,
ठीक, मैंने कल भी आपको बताया था कि जहाँ पर आपको शब्द मिल जाए क्या, बायो, तो बायो का मतलब क्या होता है, जीवन यानी, ठीक, और जीवन किस में होगा, जीवन यानी कि जीव किस में होंगे, दो चीज़ों में होंगे। पहला आपका जो होगा वो होगा प्लांट्स और दूसरा क्या होगा, एनिमल्स। ठीक, तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत प्लांट्स और एनिमल्स दो चीज़ें आती हैं स्पष्टली, साथ साथ में इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव भी आते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत ये चीज़ ध्यान रखना, ये और ये क्या है, ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र के क्या है, घटक हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। सेकंड घटक जो है वो आपका क्या है, अजैविक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट है, और अजैविक घटक यानी कि जिसमें जीवन नहीं है। तो जिसमें जीवन नहीं होगा क्या क्या होंगे इसके अंदर का, फिर तीन चीज़ें आएंगी, आपका कार्बनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट। किसके अंतर्गत, अजैविक कंपोनेंट के अंतर्गत। तो आइए इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो अब जैविक घटक को अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे तो इसको हम दरअसल जैविक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो जैविक घटक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, लेकिन इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किसमें, उत्पादक, दूसरा आपका उपभोक्ता, और अपघटक फिर तीसरा, यानी कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ठीक, तो प्रोड्यूसर बेसिकली क्या होते हैं और ये कंज्यूमर और डिकम्पोजर क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी बाद में। दूसरे पे जो आपका अजैविक घटक है यानी जो आपका अबायोटिक कंपोनेंट है, उसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, 3 चीज़ें आएंगी। तो अकार्बनिक घटक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसके अंतर्गत आपका आएगा जल यानी कि वाटर, मिट्टी यानी कि सॉयल, गैस, खनिज यानी कि मिनरल्स आपके। दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत ही आपका दूसरा क्या आएगा, कार्बनिक कारक यानी कि कार्बनिक आपका कंपोनेंट। कार्बनिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यानी जिसे हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बोलेंगे, तो उसके अंतर्गत आपका प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आएगा। तीसरा जो घटक आपका आएगा वो क्या आएगा, आपका भौतिक कारक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट। इसके अंतर्गत आपका तापमान आएगा, प्रकाश आएगा, आर्द्रता आएगा। तापमान यानी कि टेम्परेचर, प्रकाश यानी कि लाइट, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। तो ये अब आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में आएंगे। इन्हीं दोनों के बीच में जो जो कोरिलेशन जो बनता है, यानी कि जो इनके बीच जो रिएक्शंस होंगे, इन्हीं को हम इकोसिस्टम कहलाएंगे, इसी को हम इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक, अब हम एक एक करके बात करते हैं कि जैसे उत्पादक, तो उत्पादक क्या होता है। ठीक है, तो उत्पादक में बेसिकली क्या होगा कि हमारे जो है ग्रीन प्लांट्स इसमें आते हैं। तो उत्पादक बेसिकली यानी कि जो प्रोड्यूस जो करते हैं क्या, एंड प्रोड्यूस जो करते हैं यानी कि जो अपने आप से भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। तो स्वयं से भोजन कौन कौन से कौन बनाएगा, या तो प्लांट्स बनाएंगे यानी कि आपके पेड़ पौधे बनाएंगे, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ एल्गी होते हैं यानी कि कुछ जो शैवाल होते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो दरअसल क्या होते हैं, आपके उत्पादक होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं। अब आप लोगों के एक मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, वो क्या उठ रहा होगा कि सर भोजन तो मनुष्य भी बनाता है, यानी कि ह्यूमन्स भी बनाते हैं, तो क्या उत्पादक मनुष्य नहीं होते, यानी कि ह्यूमन्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि जो मनुष्य होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो आप क्या मुझसे बोलोगे कि हाँ सर मनुष्य अपना भोजन, ह्यूमन अपना भोजन स्वयं बनाता है। नहीं, मनुष्य अपना भोजन बनाता नहीं है, बल्कि इसको पकाता है आग पर, यानी कि उसको खाने योग्य बनाता है, बस इतना करता है। ठीक, मनुष्य पौधों पर या जानवर पर निर्भर रहता है खाने के लिए, खाद्य पदार्थ पर। ठीक, तो यानी कि वो स्वपोषी नहीं है। ठीक है, जो ह्यूमन होगा वो क्या होगा भाई, प्लांट्स या से या तो फ्रूट्स खाएगा, फल खाएगा, या तो फिर जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनसे वो अनाज खाएगा, उनको दूसरे फॉर्म में करके, यानी कि उसको पिसा करके, कुटा करके, जो भी कह लो आप उसको। ठीक है, या आग पे पका करके। तो भोजन जो है मनुष्य अपना स्वयं से नहीं बनाता है, वो दूसरे पर आश्रित रहता है। इसलिए मनुष्य जो है उत्पादक के अंतर्गत यानी कि प्रोड्यूसर के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, अब बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर। ये दरअसल आपके 3 टाइप्स के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, और तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्सरी कंज्यूमर। अच्छा, इनको ना आप प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपके पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए उत्पादक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, और अपघटक कौन होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक क्या होते हैं, और साथ साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्सरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि प्राथमिक कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि बेसिकली ये शाकाहारी होते हैं, जैसे कि बकरी और गाय, ये क्या होते हैं, ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत ये अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि सांप और भेड़िया, ये दरअसल कार्निवोरस होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तृतीय उपभोक्ता यानी कि वे उपभोक्ता जो प्राथमिक उत्पादक, क्या, जो प्राथमिक उपभोक्ता और जो द्वितीयक उपभोक्ता, इन दोनों पर जो निर्भर रहते हैं, ऐसे उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता यानी कि हम टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। इसे हम दूसरे लैंग्वेज में टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अपघटक यानी कि डिकम्पोजर की। ये उपघटक नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये अपघटक होगा, इसे सही कर लीजिएगा, ये अपघटक होगा। अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में कौन कौन से आएंगे, डिकम्पोजर में आपके कुछ बैक्टीरिया आएंगे, कवक आएंगे। ठीक है, ये अपघटक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो भी आपके उत्पादक और जो ये उपभोक्ता होते हैं, इनको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, इनको अपघटित कर देते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे अपघटित कर देना। यानी कि ये सूक्ष्म जैविक पदार्थों में इनको तोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में इनको डिवाइड कर देते हैं, इनको ब्रेक कर देते हैं और फिर इन्हें मिट्टी में मिला देते हैं और फिर उसी मिट्टी के माध्यम से ये फिर पेड़ पौधे ले लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये एक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, वो क्या होगा, सन होगा, और यहाँ पर एक प्लांट होगा, प्लांट के बाद यहाँ पर कुछ आपके एनिमल्स होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स होंगे, यहाँ पे अपघटक होंगे। ठीक, तो यहाँ से सन एनर्जी आएगी, पेड़ पौधे फिर अपना भोजन बनाएंगे, भोजन खा करके फिर ये गाय बकरी आएंगे, फिर उससे क्या कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर ये एक्सपायर हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और फिर इन्हीं मरे हुए जंतुओं को जो अपघटक यानी कि जो बैक्टीरिया होंगे, इन्हें अपघटित कर देंगे, इन्हें मिट्टी में मिला देंगे सॉइल में, और फिर इन्हीं सॉइल से ऊर्जा ग्रहण करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के फॉर्म में, कौन, पेड़ पौधे। यानी कि साइकिल प्रॉपर तरीके से क्या रहेगी, ऐसे चलती रहेगी, घूमती रहेगी आपकी साइकिल। ठीक, तो इस तरीके से वर्क होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि सर जो इकोसिस्टम आपका होता है वो इकोसिस्टम जो है कितना बड़ा हो सकता है, क्वेश्चन आता है आकार कितना होता है। तो दरअसल देखिए इकोसिस्टम ना, पूरी जो पृथ्वी है ना, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम की तरीके से काम करता है। और छोटा अगर मैं एक बिंदु रख दूँ यहाँ पे, तो इस अगर मैं आपसे पूछूं कि ये छोटा सा जो बिंदु है क्या ये इकोसिस्टम है, तो हाँ बिल्कुल इकोसिस्टम है अपने आप में, क्योंकि इस छोटे से बिंदु में न जाने कितने लाखों जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इसमें कुछ क्या कहते हैं बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो छोटे से पॉइंट्स में भी एक इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा, यानी कि उसमें एक साइकिल चलती रहेगी। ठीक, तो इसी तरीके से छोटे से छोटा जो इकोसिस्टम की बात करूं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूं, तो एक बिंदु के बराबर हो सकता है, और बड़ा से बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, वो अपने आप में एक पृथ्वी होगा। हालांकि सेकंड फॉर्म में जो सागर होता है, यानी कि जो आपका समुद्र होता है, वो अपने आप में सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, वो बनता है कि सबसे अस्थाई जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है, वो कौन सा होता है, तो सागर का ही जो आपका सागर होता है, यानी कि जो सी इकोसिस्टम होता है आपका, सी इकोसिस्टम आपका सबसे अस्थाई होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें अगर डिसबैलेंस होती हैं तो इकोसिस्टम कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ठीक, अगर वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि ग्रास लैंड, अगर क्या कहते हैं इकोसिस्टम की बात करें, जैसे घास स्थल, ठीक, ये घास स्थल का इकोसिस्टम है, तो ये इस तरह की नहीं है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस सपोज कि ये घास इकोसिस्टम है, इसमें सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डिकम्पोजर हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से। लेकिन एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर आग लग जाए या किसी कारणवश से इस लैंड को, इस पर जुताई कर दी जाए इस पर, तो क्या होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो ये अस्थायी नहीं रहेगा। सागर हो यानी कि जो सी इकोसिस्टम होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा कम हो गया, बारिश हो गई, आंधी तूफान आ गया, कोई बहुत बड़ा इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता नेगेटिव, इसलिए सागर इकोसिस्टम यानी कि सी इकोसिस्टम आपका अस्थायी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे अस्थायी इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे सागर इकोसिस्टम, यानी कि समुद्र वाला इकोसिस्टम। ठीक, अब कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं आपके, ध्यान रखिएगा इसे। एक शब्द है इकोटोन, आपने सुना होगा कि इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन को समझने के लिए देखिए दो चीज़ें हैं, दो टाइप की इकोसिस्टम है, माना कि कोई घास इकोसिस्टम है, ग्रास इकोसिस्टम है, और एक है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम या कोई और इकोसिस्टम। तो
दोनों जो इकोसिस्टम है ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक जगह पर, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा इनका ए वाले का बी में है, बी वाले का ए में है। तो ये जो बीच का पोर्शन जो बनेगा आपका, इस बीच वाले पोर्शन में जहाँ पर दोनों की उपस्थिति होगी, इसी पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, इकोटोन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो बीच का भाग, यहाँ पर दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, ए का भाग भी थोड़ा सा मौजूद होगा, बी का वाला, बी वाले इकोसिस्टम का भी। ठीक, तो ये हो गया इकोटोन, परीक्षा में आपके पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ कि जो आपका इकोसिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, यानी कि जो कांस्टेंट कब होगा, यानी कि अस्थाई कब होगा, जब उसमें संख्या का जो पिरामिड होगा वो आपका पिरामिड जो है सीधा बनेगा आपका। ठीक, जैसे कि उत्पादक हमेशा ज़्यादा होते हैं, देखिए इसका लेवल ज़्यादा है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम होंगे, फिर बाद में द्वितीयक उपभोक्ता उससे भी कम होंगे। इस तरीके से जब इकोसिस्टम चलता है तो वो इकोसिस्टम आपका डिसबैलेंस नहीं होता, स्थायी होता है और बढ़िया तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अब अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ कि जो उत्पादक होते हैं, यानी कि जो अगर आपके जो ग्रीन प्लांट्स अगर वो कम हो गए तो क्या होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर प्राथमिक जो उपभोक्ता होंगे वो किस पर आश्रित रहेंगे, वो रह ही नहीं पाएंगे। कुछ दिन में जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो एक्सपायर होना स्टार्ट कर जाएंगे। तो सबका बैलेंस होने के लिए ये जो संख्या का पिरामिड है वो इस तरीके से होना चाहिए, तभी जो है आपका इकोसिस्टम अस्थायी होता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो फ्लो होता है एनर्जी का इकोसिस्टम में, वो दरअसल 10% के रूल के हिसाब से चलता है। यानी कि अगर एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सन से आती है उत्पादक में, तो उत्पादक से लेकर के फिर उपभोक्ता और यहाँ तक जाते जाते उसका एनर्जी का 10% जाता है। यानी कि अगर उत्पादक, यानी कि यहाँ पर अगर 100% एनर्जी आई थी तो इसका फिर 10% ही यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँचते हुए उसका 10% जाएगा, यानी कि केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर होती है, उत्पादक के स्तर पर होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब है कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि क्या इसकी वो होती है महत्वपूर्ण, क्या है इसमें चीज़ें हैं। तो ये जो इकोसिस्टम होता है वो उसका एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है इकोसिस्टम का, एक स्पेसिफिक फील्ड होगा उसका, है ना, तभी वो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन उसमें होता है। इसकी एक अपनी उत्पादकता होती है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होगा, है ना। इकोसिस्टम जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा वो पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर वहाँ का होता है वो अपने आप में प्रोडक्टिव होगा, यानी कि अच्छा होगा। अगर इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है तो सारी चीज़ें आसपास की सब बिगड़ जाती हैं, और वो मानव के लिए हानिकारक होता है। खुला परितंत्र होता है, इसमें कोई भी चीज़ें आ जा सकती हैं बाहर से, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद रहता है कि हाँ अब ये इकोसिस्टम क्लोज हो गया, अब इसमें कोई भी बाहरी जीव जंतु नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से कोई भी चीज़ें इसमें एंट्री कर सकती हैं और वो इकोसिस्टम छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरा, इसमें ऊर्जा का जो इनपुट और आउटपुट होता रहता है, यानी कि ऊर्जा इसमें स्थानांतरित होती रहती है। अगर ऊर्जा जाएगी तो बाहर भी निकलेगी, इस तरीके से इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। सेकंड है कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो दरअसल जो इकोसिस्टम होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो एक होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आपका मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि जो खुद से बने हुए हैं, सेल्फ बने हुए हैं, और मैन मेड यानी कि जो आर्टिफिशियल है, जिसको ह्यूमन्स ने बनाया है। तो ये एग्जाम्पल आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि बताइए कौन सा ये इकोसिस्टम नेचुरल है कि कौन सा मैन मेड है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो आपका नेचुरल है, क्योंकि ऑटोमेटिक बना होता है। जैसे सी इकोसिस्टम यानी कि समुद्र का, और रिवर इकोसिस्टम, ये सब क्या होते हैं, सेल्फ बने होते हैं, तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। मैन मेड की बात करें तो जो धान का खेत होता है, जब धान के खेत की रोपाई वगैरह करते हैं, पानी डालते हैं उसमें, फिर उसकी धान की पैदावार करते हैं, धान को लगाते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम अपने आप में जनरेट होता है, वो मैन मेड होता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने मछली पालने वाला जो एक औजार होता है जिसे हम एक्वेरियम कहते हैं, तो एक्वेरियम भी आपका आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है। उसमें हम पानी रखते हैं, फिर इसमें हम प्लांट्स लगाते हैं, फिर इसमें ऑक्सीजन डालते हैं, एक प्रकार से उस पूरे एक्वेरियम को हम इकोसिस्टम का फॉर्म देते हैं, तो वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है। अब तीसरा है आपका समस्याएं कि इकोसिस्टम कैसा डिसबैलेंस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि वनों का बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है, इसकी वजह से इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जा रहा है। प्रदूषण बहुत हो रहा है, ठीक है, प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में। जलवायु परिवर्तन बहुत कॉमन चीज़ है, क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत चर्चा में रहता है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपकी चीज़ें जो है डिसबैलेंस रहती हैं। तो ये आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा और इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे, और आप लोग इसके साथ साथ में कल भी क्लास चलेगी, रेगुलर चलेगी, और उसके बाद एनवायरनमेंट के बाद आपकी क्लास जो चलेगी वो पॉलिटी की चलेगी, पॉलिटी और हिस्ट्री, या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक चलेगी।
फिर इसके बाद में आपकी अन्य जो क्लासें होंगी वो चलेंगी। हाँ, करंट अफेयर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आपका चलता रहता है, वो चलेगा। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण क्लास हो गई और कल हम मिलते हैं आप लोगों से और डिस्कस करते हैं कि कल फिर आपके जो प्रश्न उत्तर होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कुछ प्रश्न होगा तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपका बन जाएगा, ठीक है, वहाँ पर सारी अपडेट मिल जाएगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना कि एक हम अभी वाइट बोर्ड लाएंगे। अगर इस चीज़ से पढ़ने में आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम एक प्रॉपर आपके लिए एक वाइट बोर्ड लाएंगे और उस वाइट बोर्ड पर जा करके पढ़ाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइए कि सर क्लास ऐसे ही सही है या फिर वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाए। तो आप लोग की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ में। कुछ टॉपिक्स कल नए आपको पढ़ाए जाएंगे। हाँ, इसके आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं फ्लो डायग्राम के फॉर्म में, जिस तरीके से मैंने बनाया है, आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। चलिए फिर कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।